हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सचिन तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, सॉलिड स्टेट 12th का फर्स्ट चैप्टर है। सॉलिड स्टेट जब हम पढ़ रहे हैं तो ये जो हमारा प्रीवियस वीडियो था यानी फर्स्ट वीडियो है, उसमें आपने स्टडी की कि भाई यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल की स्टडी कैसे करते हैं, यूनिट सेल के टाइप क्या हैं, क्रिस्टल्स क्या हैं। उसके लिए अच्छी बढ़िया ट्रिक हमने रखी, CT और HMT करके आपने डिटेल स्टडी की है। तो क्रिस्टल के टाइप हमें मालूम हुए, हमें बेस क्रिस्टल मालूम हुए। अब हमको कुछ बातें मालूम हो गई हैं कि एक यूनिट सेल जब बनती है तो उस यूनिट सेल के अंदर हम एक क्यूब कंसीडर करके चल रहे हैं। और क्यूब जब कंसीडर करते हैं बच्चों, तो आपको ये सब कुछ क्लियर है कि वन क्यूब कंटेन्स 8 कॉर्नर्स। क्लियर? वन क्यूब कंटेन 6 फेसेस, 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस। आप जिस रूम में बैठे हो उसी को आप एक यूनिट सेल कंसीडर कर लो, तो आप सब काउंट कर लोगे। ये तो आपने 6 7 से ही पढ़ा है। एक यूनिट सेल अगर एक क्यूब लेके चल रहे हैं तो आपको मालूम है कि उस क्यूब के अंदर 12 एजेस होती हैं। देयर आर 12 एजेस प्रेजेंट इन अ क्यूब। क्लियर? और एक इनविजिबल बॉडी का सेंटर होता है, जो हम एज्यूम करते हैं कि उस क्यूब का जो सेंटर है उसी को हम यूनिट सेल का सेंटर मानते हैं। Then there are 4 positions of constituent particle like atom, ion or molecule in any unit cell. These are the corner, face center, body center and edge center. फेस का सेंटर एक पोजीशन कंसीडर की जाएगी, एज का सेंटर एक पोजीशन कंसीडर की जाएगी, कॉर्नर तो है ही, और एक बॉडी का सेंटर इनसाइड ऑफ द यूनिट सेल एक पोजीशन कंसीडर की जाएगी। तो आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी सॉलिड के स्ट्रक्चर में 4 पॉसिबल पोजीशन होंगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल और एटम्स की। दीज आर आइदर कॉर्नर और फेस सेंटर और एज सेंटर और बॉडी सेंटर। अब आपने यूनिट सेल पढ़ी है और आपने यूनिट सेल में देखा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट एटम प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। फिर आपने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेस। साथ ही आपने BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ी और उसमें आपने देखा कि कंस्टिट्यूएंट एटम और पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज द इनसाइड ऑफ द बॉडी और द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ये बातें आपको मालूम है बच्चों। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको ये पता करना है कि भाई ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं तो इस यूनिट सेल में कितने एटम हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है और उस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप एटम का नंबर बताओ, तो आप बोलोगे तो बहुत इजी बात है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं और 8 कॉर्नर पे एटम है, तो 8 एटम है, तो बहुत साधारण बात है। बोले यही तो नहीं करना है, आपको ये ध्यान देना है कि आप एक यूनिट सेल की स्टडी करते हो, आप स्ट्रक्चर एक यूनिट सेल का बनाते हो, बट आप उसको पूरे क्रिस्टल के लिए पढ़ रहे होते हो। ये वैसे ही है जैसे आप जिस रूम पे बैठे हुए हो तो आपको 4 दीवारें दिख रही हैं, देयर आर 4 वॉल्स, लेकिन आपके घर के 2 रूम मिला के 8 वॉल्स नहीं होंगी। कोई ना कोई बॉल कॉमन होगी, तीसरे रूम के लिए भी कोई बॉल कॉमन होगी, ऊपर कोई रह रहा है तो ये आपका जो छत है वो उसके लिए फर्श है। बस यहाँ पर सॉलिड स्टेट में यही चीज को ध्यान देना पड़ता है कि आप प्रिजम्पशन नहीं करोगे, जो रूल है क्रिस्टलोग्राफी का उसको फॉलो करोगे। तो क्रिस्टलोग्राफी का जो रूल है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रीब्यूशन, कि कैसा कोऑर्डिनेशन है और कितना उसका कंट्रीब्यूशन आएगा। द कंट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं वो हमको काउंट करना है। अब दूसरे आपको प्रिकॉशनरी ये याद रखना है कि अगर मैं जब कहूँगा कि नंबर ऑफ एटम, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो यहाँ पर जो भी डिस्कस होगा वो फॉर मोल होगा। तो जब मैं कहूँगा 1 एटम तो अंडरस्टूड होगा कि 1 मोल की बात कर रहे हैं। 10 एटम, 5 एटम, 4 एटम, तो आपको समझना होगा कि ये मोल है, क्योंकि आप भी जानते हो कि 1 ठो एटम 2 ठो एटम नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले तो हम कंट्रीब्यूशन के लिए पढ़ना है, उसको सीखने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन का आइडिया होना चाहिए बच्चों पहले। तो बहुत सीरियसली इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई यूनिट सेल है और उसमें कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो सिर्फ कोने पर, कॉर्नर पर है,
तो जो कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट एटम है वो कितने एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यही उसका कोऑर्डिनेशन है कि द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्ट टच विद अदर एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप अगर बोलो कि जो एटम कोना यानी कॉर्नर पर है तो आप देखोगे, बोलोगे ये एटम कितने के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो बोलोगे ये इसके कांटेक्ट में है, इसके 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 इसके, ये अपने इनसाइड अपनी तरफ 7 एटम के कांटेक्ट में है और अपने आउटसाइड बाहर एक एटम और आएगा जो अगली यूनिट सेल का होगा, वो भी कांटेक्ट में होगा। तो देयरफॉर द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑलवेज इन कांटेक्ट विद द 8 अदर स्फीयर। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एटम present at the corner always in direct touch with the 8 other atoms, therefore its coordination number is 8। तो coordination number 8 हो गया किसका, एटम जो कि कॉर्नर पे है। क्लियर, ये बहुत ही रिजिडली आपको फॉलो करना है। दूसरी बात, जो एटम फेस के सेंटर पे है, लेट मान लो ये बोर्ड जो है ये दीवार है, वॉल है, फेस है, ये एटम है जो फेस के सेंटर पे है। तो आप इस एटम का किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तो ये एटम सामने वाली दीवार जो होगी उस सामने वाली दीवार के एटम से डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। सिमिलरली ये अपने पीछे वाली दीवार के एटम से भी डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा। यानी आप इसको ऐसे समझोगे कि ये फेस है, ये फेस का सेंटर है, तो ये फेस के सेंटर का एटम एक इस दीवार से भी कांटेक्ट में होगा और एक मेरी तरफ जो दीवार है उसके भी कांटेक्ट में होगा। ये आपको सिर्फ फिगर करना है अपने दिमाग में, ज़्यादा इसमें साइंटिफिक अप्रोच में नुकसान भी हो सकता है। तो एक जो एटम है वो फेस के सेंटर पे है, तो ये फेस के सेंटर का एटम 2 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन, तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन 2 होता है। The atom present at the face center always show coordination number is equal to 2। क्लियर रहेगी बात आपको? आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एज है, लेट मान लो मैं बोलूं एक क्यूब में एक एज सेंटर हम एज्यूम करें, तो लेट मान लो मैं ये एज सेंटर बताता हूं आपको। तो आप अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों कि ये दीवार है, ये छत है, ठीक है, और ये मेरी फिंगर जो है, ये थंब जो है, ये एटम है। तो ये फेस का एज का सेंटर है, एज्यूम करो आप। तो आप समझो कि ये एज का सेंटर है, तो ये नीचे जो एज है स्वाभाविक है, ये ऊपर भी एज है, और ये जो आपकी तरफ एज है इसका बैक साइड में भी एज है, यानी जो ऐसा है वो ऐसा भी होगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि जो एज सेंटर पे ये मेरी 2 फिंगर दिख रही हैं, तो ये इधर एक एटम के कांटेक्ट में है, एक नीचे एटम के कांटेक्ट में है, एक इधर एटम के कांटेक्ट में है और एक ऊपर एक और एटम के कांटेक्ट में है। बस यही ध्यान देना है कि एटम प्रेजेंट एट द एज सेंटर इज ऑलवेज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द 4 अदर स्फीयर्स, हेंस इट्स कंट्रीब्यूशन इज हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो जो एटम एज सेंटर पे होता है वो 4 अलग अलग एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन 4 होता है। ये तीसरा रूल। चौथी बात, जो एटम बॉडी के सेंटर पे होता है वो फ्री होता है, वो इनविजिबल सेंटर माना जाता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो फ्री पोजीशन है। तो बॉडी सेंटर में प्रेजेंट एटम फ्री होता है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल वैल्यू मानी जाती है कि वो इंडिविजुअल फ्री एटम है। अब इसके आधार पे आप ऐसे समझो कि जब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बनता है तो इसी के आधार पे कंट्रीब्यूशन नंबर निकाला जाता है बच्चों। कैसे? तो आप इसको ये सोच सकते हो कि भाई अब ठीक है मैं इसको और अच्छे से देखूं, तो आप ये बोलोगे कि अगर मेरा कोऑर्डिनेशन 2 के बीच में है, अब मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट कोई चीज है, तो स्वाभाविक है वो 2 के साथ कोऑर्डिनेशन होने के कारण मेरी वो वैल्यू कितनी होगी, वो दोनों में बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जितना कोऑर्डिनेशन है उसी का nth फ्रैक्शन कंट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि सबके बीच में बराबर बढ़ता है। तो अब आप एक नियम बैठाओ, पहला कि कॉर्नर में प्रेजेंट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसलिए उसकी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज 1/8। क्यों?
क्योंकि वो 8 के साथ कांटेक्ट में है, इसलिए इंडिविजुअल वैल्यू 1/8 होगी और सभी का 1/8 1/8 1/8 फ्रैक्शन जुड़ेगा तो वो टोटल 100% इंडिविजुअल जो होगा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्लियर? तो जो एटम कॉर्नर पे है वो 8 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन 8 है और उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये आपको बनेगा तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। दूसरी बात, जो एटम फेस के सेंटर पे है वो 2 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन तो 2 है बट द कंट्रीब्यूशन इज 1/2। क्लियर? जो एटम एज के सेंटर पे है वो 4 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए उस एटम का कोऑर्डिनेशन तो 4 है बट 4 के साथ कोऑर्डिनेशन होने के कारण उसका कंट्रीब्यूशन इज 1/4। और जो एटम बॉडी के सेंटर पे है वो किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन 100% होगा यानी 1। ये बात आपको दिमाग में बैठानी होगी कि एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर always have coordination number is equal to 4 and contribution is 1/4. Atom present at the face center always have the coordination number present at the corner always have the coordination 8 and contribution is 1/8, while the atom present at edge center always so the coordination is equal to 4 and contribution is 1/4, and the atom present at the face center always so coordination is equal to 2 and contribution is equal to 1/2, and the atom present at the body center or inside of the center always remain free and its contribution is always 1। तो ये रूल आपको बैठाना पड़ेगा क्या कि कॉर्नर वाला जो एटम है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस सेंटर में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है फॉर ईच एटम, एज सेंटर में जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है फॉर ईच एटम, और बॉडी सेंटर में जो एटम होता है इनसाइड ऑफ द यूनिट सेल में जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअल वैल्यू होती है और वो हमेशा 1 होती है। अगर बच्चों आप इस पर कंफ्यूज नहीं हुए और ये आपको दिमाग में बैठ गया तो कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉलिड स्टेट का कर पाओगे। क्लियर? तो मुझे लगता है कि अगर ये पोजीशन आपके दिमाग में बैठ गई तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो और कैसे भी आप न्यूमेरिकल का अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं कहूँ आपको और बोलूँ कि इसका आप यूज़ करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मैं कहूँ कि इन अ सॉलिड एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम ए प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एटम बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, एटम बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, देन द फार्मूला ऑफ द सॉलिड विल बी। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत बुक में है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या है, एक सॉलिड है उसमें एटम ए जो है प्रेजेंट है एट सेंटर एंड एटम बी प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, देन द फार्मूला ऑफ सॉलिड विल बी। तो आप बोलो कि लेट सॉलिड में एटम ए प्रेजेंट है कहाँ, कॉर्नर पे, और एटम बी प्रेजेंट है कहाँ, फेस सेंटर पे। अब आप बोलोगे एटम ए के बारे में बात करें तो देयर आर 8 कॉर्नर्स, ठीक है, यानी 8 एट कॉर्नर, ये है क्या उसका नंबर। तो नंबर इनटू आपको करना क्या है, कंट्रीब्यूशन, और हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, यानी कॉर्नर में प्रेजेंट एटम का टोटल नंबर आया 1। यहाँ 1 का मतलब 1 मोल्स है। एटम बी बच्चों कहाँ है, एट फेस सेंटर है, और देयर आर 6 फेस सेंटर, तो बोलोगे 6 फेस सेंटर, ये इसका नंबर हुआ, और इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है फेस सेंटर का 1/2, तो टोटल नंबर कितना आया 3। तो आप बोलोगे A इज 1 एंड B इज 3, तो फार्मूला ऑफ दिस सॉलिड इज AB3। तो इस तरह के सॉलिड का फार्मूला AB3 होगा। बहुत सरल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं तो आप उसको कर पाओगे, कोशिश करो। लेट मान लो
मैं कहता हूँ कि इन अ सॉलिड एटम X प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम X प्रेजेंट एट कॉर्नर, एटम Y प्रेजेंट एट एज सेंटर, एटम Y प्रेजेंट एट एज सेंटर, and atom W present at body center, then the formula of the solid will be atom X present at corner, atom Y present at edge center, and atom W present at body center, then the formula of solid will be। बहुत सरल है। बोलोगे एटम W कहाँ है, बोले बॉडी सेंटर पे है, और बॉडी सेंटर में कितनी नंबर होते हैं 1 इंटू उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1, ठीक है। एटम X कहाँ पर है, तो X इज प्रेजेंट एट कॉर्नर, और कॉर्नर की वैल्यू 8, तो 1/8 1। एटम Y कहाँ पे है, एज सेंटर पे। एज सेंटर कितनी एज होती है, तो 12 एजेस होती हैं, और हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 यानी 3, यानी X है 1, Y है 3 और W है 1, यानी फार्मूला ऑफ सॉलिड इज XY3W। अब ऐसे करके आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, कैसे भी क्वेश्चन लगा सकते हो, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, वो आपको बने तो आपसे बात बनने वाली बात हो। पहली बात, आपको एक क्वेश्चन करते समय ध्यान देना होगा कि आप स्टैक्योमेट्रिक सॉलिड पढ़ रहे हो, जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स होंगे वो होल नंबर में होंगे, फ्रैक्शनल नहीं होंगे। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं और बोलूं बच्चों कि एक सॉलिड है जिसमें एटम A कॉर्नर पे है, एटम A प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एटम B प्रेजेंट एट द फेस सेंटर। सुन लिया आपने, एटम A प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड एटम B एट फेस सेंटर। इफ, अब ध्यान दीजिएगा, इफ one atom of the corner is displaced, if one atom of the corner is displaced, then the formula of the solid will be। कैसा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन है if in a solid atom A is present at the corner and atom B present at the face center, if one atom of the corner is displaced, then the formula of the solid will be। ये आपको करना है, टेक योर टाइम, आप इसमें 1 मिनट टाइम लीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करके बताइए कि आंसर क्या आएगा। तो बना आपसे, आया आंसर कुछ नहीं? तो देखिए, जब हम कहते हैं कि एटम ए को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि कॉर्नर से ए को हटाया, कॉर्नर तो है, सिर्फ एटम हटा है। तो रूल्स आर सिमिलर बट नंबर्स आर डिफरेंट, ये ध्यान रखिएगा। रूल्स में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पोजीशन तो कांस्टेंट है। नंबर को आप डिस्प्लेस भी कर सकते हो, नंबर को आप इंटर भी करा सकते हो, एक नया एटम इंटर भी करा सकते हो, एक पुराना एटम निकाल भी सकते हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्लियर? तो अब मैं कह रहा हूं कि एटम ए कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर होते हैं और हर एक की वैल्यू 1/8 होती है। एटम बी फेस के सेंटर पे है और 6 फेस है, हर एक का एक सेंटर है, और ये 1/2 उसका आपने कंट्रीब्यूशन सीख लिया है। अगर डिस्प्लेस ना किया गया होता तब तो बहुत सरल था, आप इजीली ला देते, लेकिन अब ये कह रहा हूं कि एक एटम को हटा दिया है, तो दिस वन इज कंट्रीब्यूशन रूल, ये कभी नहीं हटेगा। लेकिन कोने का एक एटम हट गया, नंबर कम हो गया है, तो दिस वन इज 7 नॉट 8। तो एटम ए इज 7/8 एंड एटम बी इज 3, लेकिन ये 7/8 तो फ्रैक्शन नंबर है, तो मैं इसको होल नंबर में बदल दूंगा, मैं बोलूंगा a is 7/8 and b is 3, therefore the stoichiometric rational formula is A7B24 is the correct answer। यानी इस सॉलिड का फार्मूला A7B24 होगा। अब इस तरह से आप चाहो तो कितने भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, बहुत बिलो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल होते हैं ये। हाँ, जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए स्वाभाविक है, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये पोजीशन क्लियर नहीं होती, तो फिर दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स में, और आगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? चलिए, अब अगर हमको ये बनता है तो हम बच्चों अब कैलकुलेट ये करना चाहते हैं कि हमने यूनिट सेल पढ़ी प्रीवियस वीडियो में, अब हम यूनिट सेल में 3 तरह की यूनिट सेल का यूज करेंगे, सिंपल क्यूबिक, FCC और BCC। और बच्चों मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ
ऑफ एटम्स, यहाँ एटम मेरी फ्रीडम है, मैं एटम भी बोल सकता हूँ, आयन भी बोल सकता हूँ, मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूँ और राउंड ऑफ पार्टिकल भी बोल सकता हूँ। क्लियर? तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, किस यूनिट सेल में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं, इसका कैलकुलेशन करना है मुझे। जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फॉर 1 मोल होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वो इनविजिबल जो नंबर आए दिखता है उसके आगे की यूनिट मोल ही होगी। क्लियर? तो चलिए हम कर रहे हैं अब क्या, हम कब सीखना चाहते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यहाँ पर आप एटम ऑप्शनल है, आप चाहो तो मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल जो आपके टीचर रिकमेंड करते हैं वो यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए पहली यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कल क्या पढ़ा बच्चों कि ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें कंस्टिट्यूएंट एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। तो आप बोलोगे कि यार कितने एटम है, तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 8 एटम है, 8 एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर और हर एक की वैल्यू 1/8 है, यानी आपको नंबर इनटू क्या करना है, कंट्रीब्यूशन का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप बोलोगे 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक नॉर्मल वे में जब बच्चा शुरू कर रहा है तो उसको बोलेगा यार देखो बच्चा बेवकूफ बना रहा है, 8 गोले लगाते हैं और आंसर 1 लाते हैं। बच्चों आपको समझना ये है कि सिंगुलर और प्लूरल है, एक वचन बहुवचन जो कहते हैं ना अपन, ये एक यूनिट सेल पढ़ते हैं, चित्र एक यूनिट सेल का बनाते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है वो पूरे क्रिस्टल के लिए किया जाता है और उसमें एटम्स कॉमन हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये एटम 8 एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसी तरह हर एक एटम 8 के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसलिए आपको यहाँ पर रूल फॉलो करना होगा। क्लियर? जो दिख रहा है गिनना नहीं है, काउंट नहीं करना है। ठीक? तो आपने कैलकुलेशन किया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स 1 आए। हियर 1 मींस 1 मोल, नॉट द 1, ओके, 1 मोल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं इन अ यूनिट सेल। रूल क्लियर हो गया? चलिए दूसरी बात, बीसीसी यूनिट सेल। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पर सिंपल क्यूबिक की जगह बीसीसी कर देता हूँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप बोलोगे अब 8 कोने पे तो होंगे ही होंगे, एक बॉडी के सेंटर पे भी आ जाएगा। अच्छा, तो अब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? बोलोगे यार 8 प्रेजेंट एट कॉर्नर तो होगा ही होगा, प्लस अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, एक एटम है जो प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर पे, यानी इनसाइड ऑफ द सेंटर, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना सीखा है, 1। तो आप सम करोगे 8 इंटू 1/8 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो देयर आर 2 मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ पीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के में हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुल एटम्स का नंबर आता है बच्चों कितना, 2, या 2 इज मींस दैट 2 मोल। क्लियर? याद रहेगा आपको? चलिए इसी को मैं अब एफसीसी कर देता हूं बच्चों। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कॉर्नर पे तो होगा ही, ये क्रॉस का मतलब स्क्वायर समझिएगा, 8 कोने पे है और हर एक फेस के सेंटर पे, या 6 फेस के सेंटर पे। तो अब क्या होगा, नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे, बोले 8 प्रेजेंट एट कॉर्नर 1/8, ये तो रहेगा ही। फेस 6 होती है तो 6 प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर की जगह आप यहां सुधार के कर दोगे क्या, फेस सेंटर इनटू, बेटा फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना बताया है, 1/2। तो अब आप सॉल्व करोगे तो 8 इंटू 1/8 1, 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो देयर आर 4 एटम्स, यानी यहाँ 4 मोल है। तो 4 एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। क्लियर है? तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे को 3 तरह की यूनिट सेल पढ़ना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के नंबर ऑफ एटम 1 होते हैं, या 1 का मतलब 1 एवोगैड्रो 1 मोल। एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं और बीसीसी के अंदर नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम हमेशा
2 होते हैं। मुझे लगता है अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे की बातें आपको बहुत सरलता से समझ में आएंगी और आप उनके न्यूमेरिकल्स भी कर पाओगे। अब इसमें मैं अगर कहूँ आपको कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं और उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखने की कोशिश करें। तो लेट मान लो मैं एक क्वेश्चन कहूँ और आपसे पूछूं कि आप बताओ मेरे को आंसर क्या होगा, तो आप दिमाग लगाओ। क्वेश्चन इज सोडियम एटम is arranged in FCC crystal structure. Sodium atom is arranged in FCC crystal structure. Then calculate the number of unit cells. Calculate the number of unit cells in 460 milligram of sodium. ये क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे? क्या सुना आपने? क्वेश्चन इज sodium is arranged in FCC crystal structure, then calculate the number of unit cells in 460 gram of sodium. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? दिमाग लगाना पड़ेगा। तो दिमाग ये लगाओ, आप ये बताओ पहले कि यूनिट सेल में एटम है या एटम में यूनिट सेल है? तो स्वाभाविक बात है, आपको इतना तो क्लियर है कि यार यूनिट सेल के अंदर एटम है। एफसीसी यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं बच्चों? 4 एटम होते हैं। अच्छा, 4 का मतलब 4 मोल एटम होते हैं। अच्छा, मैं ये कहूँ कि अगर मेरे पास 8 एटम है तो कितनी यूनिट सेल होगी? बोले 4 में 1 यूनिट सेल, तो 8 में 2 यूनिट सेल। अच्छा, 40 एटम होंगे तो कितनी यूनिट सेल होगी? बोले यार 1 में 4 एटम होते हैं, तो 40 एटम होंगे तो 10 यूनिट सेल होगी। अरे तो बहुत सरल है। इसका मतलब अगर मैं एटम का नंबर निकाल लूं तो यूनिट सेल का नंबर मुझे मालूम हो जाएगा। क्लियर? एटम का नंबर कैसे निकालूं? बोले यार मोल कैलकुलेशन। तो मोल कैलकुलेशन आपको बनना चाहिए, स्वाभाविक है, आपको आइडिया होगा। तो ये तो आप 11th में मोल कैलकुलेशन की जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनको ऑब्जर्व करिए, समझिए, सीखिए। मोल कैलकुलेशन करना होगा। चलिए सबसे पहले मैं पता करूं कि सोडियम, जिसका एटॉमिक मास आप सब जानते हो 23 ग्राम होता है, इसके मैं नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लूं। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन एटॉमिक मास। वेट गिवन इज 460 ग्राम नहीं दिया था बेटा, मिलीग्राम, 10 टू पावर -3 अपॉन 23। जब इसको सॉल्व किया तो 20 इंटू 10 टू पावर -3। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -2 मोल। इतने मेरे पास मोल है। क्लियर? अब जब मेरे पास मोल मालूम है मुझे, तो आप ये जानते हो कि 1 मोल कंटेन 1 एवोगैड्रो, तो 10 मोल कंटेन 10 एवोगैड्रो, तो इतने मोल कंटेन इतने ही एवोगैड्रो। यानी आप बोलोगे सिंस मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एटम निकालना चाहता हूँ अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? तो आप बोलोगे मोल 2 इंटू 10 टू पावर -2। एवोगैड्रो नंबर 6.022 है, मैं इसको 6 इंटू 10 टू पावर 23 ही अप्लाई कर रहा हूँ। 0.022 आप करते रहिएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो 12 इंटू 10 टू पावर 21 यानी 1.2 10 टू पावर 20। ठीक है, सॉरी 10 टू पावर 22। तो ये आया नंबर ऑफ एटम। अब मुझे पता करना है कि कितनी एफसीसी की यूनिट सेल है। तो अगर मेरे को नंबर ऑफ एटम मालूम हो गया है तो मैं ये कहूंगा 4 एटम में 1 एफसीसी यूनिट सेल होती है, तो इतने में कितनी एफसीसी यूनिट सेल होगी बच्चों? तो आप बोलोगे अब मुझे यूनिट सेल का नंबर निकालना है, तो मैं सीधे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और बोलूंगा कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ जितने एटम आए हैं डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 एटम मिलके 1 यूनिट सेल बना रहे हैं एफसीसी की। तो मेरे पास है 1.2 10 टू पावर 22 एटम अपॉन 4। इसको सॉल्व करूंगा तो 0.3 10 टू पावर 22 यानी 3 इंटू 10 टू पावर 21, यानी मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल 3 इंटू 10 टू पावर 21 है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे मिल जाएंगे, कठिन नहीं होते। हाँ, प्रैक्टिस में आप स्किल्ड हो, आप
तो आपको ये प्रैक्टिस में होगा तो आप इनके आंसर बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और आंसर को बता पाओगे कि इतने एटम हैं तो क्या होगा। इस प्रकार से कैलकुलेशन आप सरलता से कर सकते हो बच्चों। तो कोशिश करो कि इनको आइडिया रहो और किस तरह से कैलकुलेशन करना है, यूनिट सेल में कैसा उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो आप सीख पाएंगे तो आपको आगे के न्यूमेरिकल्स बहुत सरल हो जाएंगे। ये मैं बताऊँ, अगर आगे के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं तो आपको इस पे परफेक्शन लाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। ओके, अगर आप जानते हो तो अब हमको सीखना है पैकिंग। ये पैकिंग क्या होती है, कैसे पैकिंग की जाती है, पैकिंग में क्या रिजल्ट निकलता है, क्या कैलकुलेशन होता है, वो चीज़ें सीखनी है। बहुत सरल होता है बच्चों, सीखना है तो उसको थ्योरी है, बहुत दमदार चीज़ नहीं है, कठिन भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और सब कुछ बनेगा। तो लेट्स कंसंट्रेट अबाउट द पैकिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ पैकिंग, ये आपको देखना है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले पैकिंग है क्या। तो जनरल प्रैक्टिस में आप पैकिंग क्या कहते हैं, चलिए आपको कहीं जाना है, सूटकेस लिया, बैग लिया, कपड़े पैक कर लिए, पैकिंग है ना, अरेंजमेंट, व्यवस्था, ठीक है। अब इसी को आप साइंटिफिक बोलो तो आप किस में अरेंज करना चाहते हो, यूनिट सेल में, किसको, एटम्स को, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को। तो कैसे अरेंज करोगे ये देखना है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट करना चाहते हो यही तो पैकिंग है। तो पैकिंग का मतलब द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम, आयन और मॉलिक्यूल in the unit cell or in the given volume of the unit cell is termed as packing। जब आप पैकिंग करते हो किसी भी यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट एटम का तो कभी भी 100% जगह नहीं भरी जा सकती। ये जगह ना भरने को कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाइड होना। तो कितना वॉल्यूम कवर हो गया इज नोन एज स्पेस ऑक्यूपाइड, और कितनी जगह खाली रह गई इज नोन एज वॉइड, इंटरस्टिशियल, इंटरसाइट, वैकेंसी। तो अब सब जब आप पैक करोगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को तो वो अरेंजमेंट कहलाएगा पैकिंग। पैकिंग से जितना स्पेस आप कवर कर डालोगे, वॉल्यूम जितना भर जाएगा उसको कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। स्पेस ऑक्यूपाइड इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन एंड द वैकेंट स्पेस इज नोन एज वॉइड, इंटरसाइट, इंटरस्टिशियल, वैकेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। तो हम ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या है वो मैथमेटिकल अप्रोच है, आगे सीखेंगे। वॉइड क्या है वो अभी आगे सीखेंगे, अभी तो हम पैकिंग की बात कर रहे हैं। चलिए पैकिंग की जब बात करते हैं तो पैकिंग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तीनों होती है। स्वाभाविक बात है, हम क्रिस्टल पढ़ रहे हैं तो क्रिस्टल के अंदर 3D पैकिंग ही होगी। एक 3 डायमेंशन में क्रिस्टल में एटम को अरेंज करना चाहते हैं, 1D 2D तो होगी नहीं। फिर भी अगर मैं बोलूं कि आपको थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए तो आप 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की स्टडी करोगे। तो सबसे पहले पैकिंग जब पढ़ते हैं तो पैकिंग बच्चों 2 तरह से पढ़ी जाती है, या तो ये 2 डायमेंशनल होती है या तो ये 3 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल में आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में रखा है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सुन के समझ में आता कुछ स्क्वायर टाइप का बनेगा। दूसरी रखी गई है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब यहाँ पे बेंजीन जैसा है, लाइक एस बेंजीन, जैसे बेंजीन में आप हेक्सागन बनाते हो वैसा बनेगा, 3D नहीं होगा, इसमें हाइट नहीं होगी। और 3D जो एक्चुअल आपका सिलेबस है वो 2 तरह का होता है, एक को HCP कहते हैं और दूसरे को बच्चे CCP कहते हैं। इनको हम डिटेल करने वाले हैं और यहीं पर सीखना हमको जरूरी है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बोले यार ये तो हेक्सागोनल है। हाँ, तो आपको जब कोई बोले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D वाला बताओ तभी आप इसकी चर्चा करोगे, नहीं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब आप हमेशा यही समझोगे और पैकिंग का मतलब ही यही है 3D बस। तो एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, एक क्यूबिकल क्लोज पैकिंग CCP है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले इसकी बात करें तो 2 डायमेंशन में 2 तरह की पैकिंग है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये पैकिंग आपको जनरल नॉलेज के रूप में मालूम होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे मैं पहली पैकिंग बोलूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो आप बोलोगे कि जब किसी क्रिस्टल लैटाइस में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कंस्टिट्यूएंट एटम्स कुछ इस तरह से अरेंज हों कि कोई एक एटम, लेट मैं इसको एज्यूम करता हूं, कोई एक एटम डायरेक्टली 1 2 3 4
डायरेक्टली 4 एटम के कांटेक्ट में हो तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। बहुत सरल बात कि when in any solid structure on crystal lattice of any solid, the constituent atoms are arranged in such a way that any one sphere or any one atom is directly attached with the 4 other spheres, then such type of packing is known as square close packing. पैकिंग जब भी होती है तो आपको इसमें 3 बातों को सीखना होगा कि 3 बातें क्या होंगी। बोले यार आप ये देखो कि ये लेयर अगर ए है तो ये कोई अलग दिख रही है क्या? बोले ना ये भी तो वही है, ये भी ए है, तो ये अलग दिख रही है क्या? बोले ना ये भी वही है, ए, यानी सब की सब लेयर एक जैसी है, ए। दूसरी बात, पैकिंग जब होती है तो आपको ये पता होता है कि एक स्फीयर यानी एटम 4 के कांटेक्ट में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज 4। बहुत जनरल बात है। स्पेस ऑक्यूपाइड कितनी जगह भरी जाएगी इज 52.5%। 52.5% स्पेस ऑक्यूपाइड होगा। कैसे? वो आगे प्रूव कराऊंगा मैथमेटिकली। और स्वाभाविक है जितनी जगह भरी गई उसको रेस्ट ऑफ जो बच गया तो 47.5% जो होगा ये स्पेस वैकेंट होगा एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द पॉइंट। क्यों, कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आगे। तो बहुत सरल है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग आपको क्लियर हो गई कि सच टाइप ऑफ पैकिंग इन विच एनी वन एटम इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द 4 other sphere is known as square close packing. The contribution of such type of packing is 4. Its space occupied is 52.5% and the void percent is 47.5%, and it is denoted by A type packing, because all the layers of the packing are identical. बहुत सरल है बच्चों। इसी में अगर मैं दूसरी की बात करूं HCP 2 डायमेंशन में, तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की पैकिंग में जब स्फीयर्स कुछ ऐसे अरेंज हों कि कोई एक स्फीयर 6 अलग अलग स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो। लेट मान लो मैं इसमें इस स्फीयर को कंसीडर कर रहा हूं। अब मैं बोलूंगा ये कितने से जुड़ा है, बोले इसके टच में, 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 इनको सेंटर सबको मिला दूंगा तो आपको एक बेंजीन टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। बोले हाँ, बोले यही HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब होता है इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग एनी स्फीयर इज अरेंज्ड in such a way, spheres are arranged in such a way that any one sphere is remain in contact with the 6 other spheres. Therefore, the contribution and coordination में से आप coordination बोलोगे कि coordination number is 6. Space occupied is 60%, इसमें 60% जगह भरी जाएगी and void percent is 40%. इसमें कोई खास क्वेश्चन ना कभी बने हैं ना बनेंगे, एक जनरल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन असली जो पढ़ाई है बच्चों वो 3D है, और वो 3D को आप सीख गए तो आप समझो कि आपसे सब बन रहा है। तो आप आ जाओ 3 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन में आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और CCP यानी क्यूबिकल क्लोज पैकिंग ये सीखने की कोशिश करो। चलिए, इसमें मैं आपको जो बताऊंगा उसको बहुत सीरियसली ध्यान देना है। पहले कि एक का नाम है हेक्सागोनल, तो स्वाभाविक है इसमें हेक्सागन बनेगा लेकिन 3 डायमेंशन में बनेगा। एक का नाम है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, तो इसमें एक क्यूब बनेगा, और कैसे बनेगा उसको हम देखेंगे। दोनों तरह की पैकिंग में सब कुछ सेम है। अरे तो जब सब सेम है तो फिर अलग अलग क्यों है? मतलब कुछ तो एक अंतर होगा, वो मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले जो इनकी सिमिलरिटी है उसकी बात करूँ। पहले ध्यान से सुनिएगा बात। पहली बात, इन बोथ द टाइप ऑफ पैकिंग, दोनों तरह की पैकिंग में कोई एक स्फीयर, एज्यूम करिए ये कोई एक स्फीयर है, कोई एक स्फीयर अपनी सरफेस में 6 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। अपनी सरफेस के ऊपर 3 स्फीयर और अपनी सरफेस के नीचे भी 3 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। दोनों तरह की पैकिंग में कोई एक स्फीयर अपनी सरफेस के 6 स्फीयर के साथ
और अपनी सरफेस के ऊपर और अपनी सरफेस के नीचे 3 स्फीयर के साथ कांटेक्ट में होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इन बोथ द टाइप ऑफ पैकिंग any one sphere always remain contact with the 6 other spheres of its surface and three spheres above and below of this surface. Hence, the one sphere remains directly contact with the 12 spheres, 6 in this surface, 3 above and 3 below. Remain contact with the 12 spheres. Hence, the contribution of both the type of packing is 12. ये बातें कॉमन है दोनों के लिए। क्लियर हो गई बात? अपनी सरफेस पे 6, सरफेस के ऊपर 3 और सरफेस के नीचे 3 स्फीयर के कांटेक्ट में है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन बच्चों 12 आएगा दोनों के लिए। अगली बात, दोनों तरह की पैकिंग का स्पेस ऑक्यूपाइड, जगह कितनी घेरी जाएगी, इज 74% मैक्सिमम लिमिट। दोनों तरह की पैकिंग का स्पेस ऑक्यूपाइड 74% है। बोले ये भी कॉमन बात है दोनों की। दोनों तरह की पैकिंग का वॉइड परसेंट कितना है बच्चों? स्वाभाविक है 26%। ये बातें आपको कॉमन है, ध्यान देना होगा। क्या? इन बोथ HCP एंड CCP spheres are arranged in such a way that any one sphere is remain contact with the 6 other spheres in its surface and three spheres above and below of its surface. Therefore, in both the type of packing, the sphere remain contact with the 12 other spheres. Hence, the coordination number of both the type of packing is always 12. The space occupied in both the type of packing is always 74% and the void percent is always 26%. These are the common facts about both the type of packing in 3D space. But अंतर क्या है बच्चों? वही तो खोजते हैं। चलो चलो अंतर खोजने के लिए पहले तो एक नॉनसेंस की बात करो। देखो, एक इन दो पैकिंग में से क्या होता है, आप कितना भी पढ़ो बाद में कंफ्यूजन होने की गुंजाइश होती है। इनके कोड दिए गए हैं, इनके अरेंजमेंट जो होते हैं उसके आधार पे इनको कोड बनाया गया है। एक को कहा जाता है, एक का कोड दिया गया है AB टाइप पैकिंग, और एक को कहा गया है ABC टाइप पैकिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी हम सीख लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। AB और एक ABC। CCP में ABC, CCP में ABC कोड, CCP में ABC कोड। बस क्लियर, हट गया। क्या बोले यार, AB होती है और एक ABC होती है। जो AB टाइप पैकिंग होती है बच्चों, वो तो HCP है, लेकिन जो ABC और ABC वो है CCP। बहुत सरल है बच्चों। चलो अब इसको सही तरीके से सीखते हैं कि ABC क्या है। तो उसको सीखने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए, मैंने क्या कहा, HCP बोले कोई एक स्फीयर है, लगिए ये अपनी सरफेस में 6 स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। अपनी सरफेस के ऊपर 3 स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है और अपनी सरफेस के नीचे भी 3 स्फीयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। देखो, मैंने हेक्सागन बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है। जो ट्रायंगल पहला है आइडेंटिकल है, तीसरा वही ट्रायंगल है। इसकी ये एक्सिस लाइन है, इनको मिला दिया है बच्चों इस तरह से। तो मैं बोलूंगा ये वाला स्फीयर अपनी सरफेस के 6, सरफेस के ऊपर 3 और सरफेस के नीचे 3 स्फीयर के कांटेक्ट में है। ये जो अरेंजमेंट है इसको मैं कहता हूं AB। फिर ये क्या है, C। बोले ना यार, ये तो वही आ गया, वो ट्रायंगल जो था वही ये ट्रायंगल है, तो ये A। फिर क्या आएगा, बोले B। फिर क्या आएगा, A। फिर क्या आएगा, B। फिर क्या, A। फिर B, यानी AB टाइप पैकिंग। This type of packing is known as AB type packing. Coordination number is 12. यही चीज जब यहां बनाते हैं बच्चों, तो बोलते हैं कोई एक स्फीयर अपने सरफेस के
6 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है, अपने सरफेस के ऊपर 3 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है और सरफेस के नीचे भी 3 स्फीयर के कांटेक्ट में होता है। लेकिन इसमें इसकी मुंडी हेड नीचे कर देते बच्चों, हम नहीं कर देते हैं, होता है ऐसा। आप बोलोगे अच्छा ये अंतर है, बस इतना बारीक सा अंतर है, सिर्फ मुंडी ऊपर मुंडी नीचे, एक का हेड ऊपर एक का हेड नीचे, उससे सब कुछ चेंज हो गया है। तो आप बोलोगे अगर ये ए है ये बी है तो ये ए नहीं है ये सी है, यानी दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज ABC टाइप पैकिंग। मुझे लगता है कि इसमें बहुत परफेक्टली आपसे बात बन गई। इसी को अगर मैं 3D करना चाहूँ तो मैं बोलूँगा कि मान लो ये हेक्सागन डेवलप करता हूँ मैं और इसको नीचे ले जाता हूँ और नीचे ले जाके मिला के एक हेक्सागन बनाने की कोशिश करता हूँ और इनको इस तरह से मिला दिया, ठीक है। और इस तरह से मिलाने पे मुझे एक शेप दिख रहा है, बीच में आप चाहो तो एक ट्रायंगल बना दो, ऊपर भी एक ट्रायंगल बना दो, आपकी इच्छा है। तो आप बोलोगे ये ए बी टाइप पैकिंग है और ये इसका लुक ऐसा होता है। जब इस तरह की पैकिंग करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बहुत सर यही चीज जब इधर ऑब्जर्वेशन लेते हैं बच्चों तो इसका ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह का आता है। जो स्फीयर्स अरेंज होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई और ये तीसरी लेयर हो गई, यानी इसमें जब अरेंजमेंट आता है तो ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, इस तरह का अरेंजमेंट हमको दिखता है। तो उसका क्यूबिकल शेप होने के कारण नाम पड़ गया क्यूबिकल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसका नाम पड़ गया क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो मुझे लगता है कि इतना तो आपके लिए परफेक्ट है। बस आप दिमाग में रखो कि दोनों तरह की पैकिंग में कंसेप्ट्स आर आइडेंटिकल, बस एक बारीक सा अंतर है, एक में एटम ऊपर है तो दूसरे में एटम नीचे है। ABC CCP जो क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है वो ABC टाइप है, while the HCP is AB टाइप पैकिंग। अब हमको ये मालूम हो गया कि पैकिंग क्या है, पैकिंग कितने तरह की होती है। अब हमको ये पता करना है कि इस पैकिंग को करने से कितनी जगह भरी जाएगी। इसमें जो खाली जगह है उसको हम वॉइड कहते हैं। ये वॉइड कैसे होती हैं, कितनी होती हैं, उनका कैसे स्पेस ऑक्यूपाइड निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनमें और कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाकी कुछ भी करिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ते जरूर रहिए। तो ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।